गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग कुछ एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर व्यक्तियों का ये मूल कर्तव्य है कि कंपटीशन के साथ साथ हम लोग सारी पहलुओं को तो जानें, लेकिन एक नागरिक होने के नाते भी उन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जीवन में देखिए, एक हम लोग के सफल नागरिक बने, और सफल नागरिक के लिए देखा जाए सफलता असफलता कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस एक हल्का सा उसी में डिफरेंस होती है कि सफलता जो होती है वो आपका परिचय दुनिया के सामने आपसे कराती है, और वहीं पे असफलता जो होती है आपका परिचय है दुनिया के सामने आपसे कराएगी हो। तो इस प्रकार अगर देखें हम लोग कि अपने जो जीवन के जो मायने होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, जीवन जीने के सलीके यानी काफ़ी अलग होते हैं। कि जैसा कि एक कहावत भी हम लोग देखते हैं और कहा भी गया है कि महफिल भी रोएगा साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो इस तरह से यानी हम लोग देखें कि अपने जीवन को एक ऐसा आयाम दे, एक ऐसा स्वरूप दे कि एक ऐसी भावनाएं डेवलप करे कि उसकी एहसास यानी सभी के साथ ये हर रूप में यानी ये देखने को मिले। अब इन सब के पीछे एक जीवन में एक ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। वो एक अच्छा दोस्त है वो देखिए आपके हर स्तर पर अलग अलग रूपों में वो देखने को मिलता है। जैसा कि हमारे जीवन के स्तर की बात करें तो तीन यहाँ पे एक स्वरूप दिखाई देता है। एक बचपन अवस्था होती है, वहाँ पे देखा जाए तो हमारे जो अच्छे दोस्त के रूप में आते हैं वो माता पिता आते हैं, जो कि चाहे हम किसी भी परिस्थितियों में रहें हमारी भावनाओं को अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम लोग एक युवा अवस्था में आते हैं जो कि बहुत ही संक्रमण एज से रिलेटेड होता है, और वहाँ पर एक अच्छे दोस्त की पहचान करना बहुत ही हमारे लिए दिक्कत आती है कि अच्छा दोस्त क्या है, कैसे यानी है। तो उसमें देखिए अच्छे दोस्त के रूप में क्या होता है, एक एहसास की भावना होती है। ये नहीं होता है कि आपकी वो केवल बड़ाई करे, हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि क्या है कि वो एक ऐसी फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग होती है जो कि आपके विषम परिस्थितियों में भी वो आपके साथ रहता है। तो इस प्रकार यानी ऐसी अवस्था में एक अच्छे दोस्त बनाए, और उस दोस्त के साथ यानी हम लोग पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का ये शेयर करें। और इसी प्रकार जब ओल्ड एज में आते हैं तो जीवन साथी के रूप में जो होते हैं, चाहे पति होता है पत्नी के लिए, पत्नी होती है पति के लिए, एक अच्छे यानी दोस्त के रूप में ये आते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में जैसा कहा गया है कि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों को समझ पाना ही बहुत ही दुर्लभ चीज़ होती है, और जो व्यक्ति समझ जाता है उसका जीवन होता है बहुत ही सार्थक हो जाता है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि जो कॉम्पिटिटर व्यक्ति है उनको तो ये जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो नागरिक है उन नागरिकों को भी उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो शुरुआत है, जो टॉपिक है आपका लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। चूँकि इस समय देखा जाए तो एक माहौल भी चल रहा है आपका ग्राम पंचायत चुनाव से रिलेटेड, और हर व्यक्ति के बारे में इसको जानना अति आवश्यक है। तो एक संविधान में देखें हम लोग तो एक भारतीय शासन और प्रशासन, भारतीय शासन और प्रशासन वर्ड आता है। तो यहाँ पे पहले शासन और प्रशासन इस वर्ड को यानी जानना बहुत ज़रूरी होता है। शासन का मतलब क्या होता है कि देश को चलाने वाले ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और वहीं पे प्रशासन क्या होते हैं, देश को चलाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो चुनाव होता है वो लिखित परीक्षा प्रणाली के द्वारा होता है। और इसमें देखा जाए जो प्रशासन होते हैं आपके स्थायी होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि एक निश्चित समय टाइम के बाद क्या हो जाता है, उनका समय समाप्त हो जाता है। तो अगर भारतीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इसको हम लोग तीन स्तरों पर देखते हैं। एक है आपका केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है आपका स्थानीय स्वशासन। केंद्र स्तर पर देखें हम लोग तो वहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, वहीं पर राज्य स्तर पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। और जो बात आती है आपकी ये कि स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन या इसी को लोकल गवर्नमेंट की बात करें, अब इसके जो विकास के भी रूप में देखें, इसका डेवलप कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1882 में,
और उसी समय इसकी यानी एक शुरुआत मानी जाती है। तो उसमें एक आते हैं लॉर्ड रिपन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका लॉर्ड रिपन। और उन्हीं के प्रयासों से भारत में क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जाती है और वहाँ पर जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड का निर्माण किया गया है। जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता के रूप में यानी हम लोग नाम देते हैं किसको, लॉर्ड रिपन को देते हैं। फिर इसके बाद आगे विकास के रूप में देखें हम लोग कि 1935 में आती है बात, और वहाँ पर क्या हुआ कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि स्थानीय स्वशासन पर जो ये विषय है वो किसका है, वो राज्य का होता है, इसलिए राज्य अपने स्तर पर क्या है इसका ये डिसीजन ले सकता है। और इस तरह से पूर्णता देख लिया गया कि 1935 में कि स्थानीय स्वशासन को किस में है, राज्य के विषय के अंतर्गत ये शामिल कर दिया जाता है। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ है 1947, और वहाँ पे देखें हम लोग, अब चूंकि ये भारतीय संविधान में नहीं है और वहाँ पर ये भारतीय संविधान में देखिए क्या हुआ कि जब ये बात आई कि इसको स्थापित करने की, तो वहाँ पे 44 आर्टिकल 40 में ये बात रखी गई है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या करेगा, वहाँ पर स्थानीय स्वशासन का या पंचायत का ये निर्माण ये कर सकती है ये। और फिर इसके बाद इसके लिए जो प्रयास किए थे सबसे ज़्यादा, वो महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा श्रेय योगदान जाता है। और यही कारण है कि 2 अक्टूबर 1952 को यानी गांधी के जब जन्म दिवस होता है, और वहीं पर क्या हुआ है कि यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मित्रों गठन किया जाता है। अब चूंकि इसमें जो भी व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, वो किस प्रकार के थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, नेता लोग थे, यानी ये कह सकते हैं यहाँ पर देखा जाए कि लोकल स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इस वजह से क्या हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, और ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से आपका ये असफल हो जाता है। फिर इसके बाद आगे की बात करें हम लोग कि 1957 से लेकर के 1957 से 5 समितियां बनाई गई है। 5 समितियां का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक था आपका बलवंत मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो सबसे पहली बात आई थी। और इस तरह से जो बलवंत राय मेहता समिति आई है 1957 में, और इसने ये बात कही कि त्रिस्तरीय पर क्या करना चाहिए, इस स्थानीय स्वशासन को ये लागू कर देना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि एक आपका जिला स्तर पे बताया गया, जिला स्तर पर, दूसरा जो इसमें आपका बताया गया था वो आपका क्षेत्र स्तर पर, और तीसरा था इसमें दोस्तों वो ग्रामीण स्तर पर। तो जिला स्तर पर बात रखी गई थी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जिला परिषद का निर्माण किया जाएगा, जिला परिषद का निर्माण करेंगे। और वहीं पर क्षेत्र स्तर पर जो हम लोग हैं पंचायत समिति का निर्माण किया जाएगा, पंचायत
समिति का निर्माण किया जाएगा यहाँ पे। और जो ग्रामीण स्तर पर है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का ये निर्माण करेंगे। अब जो एनडीसी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसने क्या किया है कि इसको यानी कि इस सिफारिश को बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस प्रकार इसको सिफारिश पे देखा जाए कि 1958 को इसको सबसे पहले प्रयोग के स्तर पर जो लागू करने वाला राज्य था, प्रयोग स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, प्रयोग स्तर पर सबसे पहले किसने लागू किया था, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये आंध्र प्रदेश। और जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक रूप की बात करें 1959 में, 1959 में है, किसने किया है, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये राजस्थान। राजस्थान में जो है आपका नागौर, इसको एक वास्तविक यानी ये स्वरूप ये दिया गया था यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से यानी हम लोग देखें कि एक जो इसकी विकास की रूपरेखा है वो क्या है, उसके पीछे एक लंबी यानी ये कहानी है कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको सबसे पहले ये लाया गया, जिसमें जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड का निर्माण किया गया और लोकल स्तर पे ये बात की गई। 1935 में रिपोर्ट जारी की गई है और वहाँ पर ये बात की गई है कि ये पूर्णतः किसका विषय है, राज्य का स्तर है, राज्य स्तर का विषय है और राज्य को अपना ये अधिकार होगा कि उस पर अपने ये सारे ये सब पंचायत का गठन कर सकते हैं। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ है तो महात्मा गांधी के प्रयासों से आर्टिकल 40 में क्या किया गया था कि इसको सबसे पहले ये शामिल किया गया था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रयासरत कौन थे, महात्मा गांधी थे। और वहाँ पर ये बात रखी गई आर्टिकल 40 में कि हर राज्य अपने अनुसार वहाँ पर क्या कर सकता है कि पंचायत का गठन वो कर सकता है। फिर 2 अक्टूबर 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्माण किया गया, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी होने के कारण या कर्मचारी होने के कारण और कोई भी लोकल व्यक्ति ना होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 1957 के बाद 5 समितियां आई है, उसी में से एक समिति है जो पहले आपकी है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई है। ये त्रिस्तरीय पर था, पहला आपका जिला स्तर बनाया गया, दूसरा है क्षेत्र स्तर पर, तीसरा ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। 1958 में प्रयोग स्तर पर आंध्र प्रदेश ने इसको सबसे पहले यानी ये लागू किया और इसके बाद वास्तविक रूप से इसको लागू करने वाला था वो राजस्थान 1959 में, जो कि नागौर यहाँ का ये प्रमुख रूप से वो यहाँ का मुख्य रूप से है ये। तो इस प्रकार 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर क्या कर दिया गया, इसको ये राजस्थान में इसको सबसे पहले ये वास्तविक रूप से लागू किया गया। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी के समय में अशोक मेहता समिति आई है, अशोक मेहता समिति। और इस अशोक मेहता समिति ने क्या है सिफारिश की कि इसको द्विस्तरीय पर लाने की बात की गई है कि इसको क्या है 2 स्तर पर यानी हम लोग इसको डेवलप करेंगे, एक आपका जिला स्तर पर होगा, दूसरा आपका मंडल स्तर पर होगा। जिला स्तर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये मंडल स्तर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसको ज़्यादा कोई विशेष अवसर यानी मौका नहीं दिया गया और इस तरह से इसको भी यानी ये क्या हुआ कि अशोक मेहता समिति भी पूर्ण रूप से ये उतना लागू नहीं हो पाया। ग्रामीण स्तर पर देखिए यहाँ पर नहीं लाया गया था, उसके पीछे रीजन क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि 1977 में क्या था कि साक्षरता ग्रामीण की बहुत ही कम थी
और ये हुआ कि जब साक्षरता वहाँ पर कम है तो इस वजह से क्या है, तीसरे स्तर पर वहाँ पर लागू करना यानी ये उचित नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर क्या है, केवल 2 स्तर पर ये सिफारिश की ये बात की गई थी। और फिर इसकी जो असफलता के पीछे देखा जाए तो अशोक मेहता ने सिफारिश की थी कि इसको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जोड़ा था, राजनीतिक पार्टी के रूप में जोड़ा था। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि राजनीति के द्वारा जो वहाँ पर होगा, जो पार्टी है, पार्टी से क्या होगा, उनको चिन्ह मिलेगा, उस चिन्ह के आधार पर वहाँ पर इसको यानी हम लोग लागू किया जाएगा। तो इस तरह से यानी देखिए हम लोग अशोक मेहता समिति भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर ये असफल हो जाती है। फिर इसके बाद जो तीसरा स्तर आता है, बीके राव समिति, राजीव गांधी के समय में 1985 में राव समिति आई और इन्होंने क्या कर दिया कि अशोक मेहता की जो द्विस्तरीय सिफारिश थी उसी को क्या कर दिया, इन्होंने 4 स्तर पर लागू करने की बात की गई। 4 स्तर पर सबसे पहले ये इन्होंने बात किया गया। एक राज्य स्तर पर किया इन्होंने सबसे पहले, दूसरा इन्होंने जिला स्तर पर किया, तीसरा इन्होंने क्षेत्र स्तर पर, और चौथा इन्होंने एक बात किया गया था ग्रामीण स्तर पर। और इन्होंने एक सबसे पहले जो बात की थी कि SC ST को सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण था, SC ST तथा महिलाओं के आरक्षण की बात उठाई थी। तो एक इनका एक सकारात्मक था, लेकिन ये भी देखिए क्या होगा कि 1985 में ये इतना कोई ये लागू नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 1986 में ही आगे चल करके LV सिंघवी समिति आई है। LV सिंघवी या इसी को लक्ष्मी मल से सिंघवी समिति भी कहते हैं, ये भी राजीव गांधी के ही समय में डेवलप की गई थी। और इन्होंने क्या किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया, कि मतलब है कि इसको केवल खाना पूर्ति के रूप में ना करें, बल्कि इसको एक संविधान में इसको यानी बात रखने की बात की गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और बताया कि न्याय पंचायत को बनाने की बात की थी इन्होंने, न्याय पंचायत और वित्त से रिलेटेड इन्होंने बात की थी। फिर इसके बाद 1987 में ही एक साल के बाद 1987-88 में अगली जो आती है PK थुंगन समिति, थुंगन समिति आती है। और इन्होंने भी इसी बात को यानी आगे बताया है कि इसको भी क्या कर दिया जाए, संवैधानिक रूप दिया जाए, संवैधानिक रूप प्रदान किया जाए।